subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। मैं सटीक और विस्तार में कुछ और चीज़ें बातें बताऊंगा प्रश्न के उत्तर के साथ, जो कि कोई भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो आप उसका उत्तर दे सके। दोस्तों, दावे के साथ मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिलने वाला है। मैं बहुत ही प्रयास करके यह वीडियो बना रहा हूं कि आपको देखने में स्क्रीन भी अच्छा लगे और प्रश्नों का जो समावेश है वो बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छा ना लगेगा तुरंत डिसलाइक करिएगा। लाइक कमेंट शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी मत करिएगा अगर नए हैं आप तो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। इसके लिए कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत यानी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार कोहलर यह तर्क दिए कि किसी समस्या की उपस्थित होने पर व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है, यानी उसको देखता है, समझता है, फिर उसका हल निकालता है। दूसरा प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, पहला अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। किसी भी नई भाषा को सीखना अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उस भाषा से संबंधित अक्षरों व शब्दों के मध्य संयोजन सबसे पहले जरूरी होता है। इसलिए हम अक्षरों और शब्दों को पहले समझते हैं, फिर भाषा पर आते हैं, यानी वाक्य निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है, केवल विशिष्ट छात्र, या सामान्य और विशिष्ट छात्र, या केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तीसरे का सही उत्तर होगा दूसरा। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन चौथा, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है, निरस्ता संबंधित दोष, या पठन दोष, या गणना दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। दोस्तों, गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को गणना दोष कहते हैं। और आपको दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं, इसको लिख भी लीजिए। बच्चों में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया भी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है, क्षमता निर्माण का अभाव, या अभिभावकों की भागीदारी ना होना, या अलगाव, या संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चौथा, संवेदनशीलता। दोस्तों आपको बता दूं, जो और तीनों ऑप्शन है, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी ना होना, या अलगाव, ये समावेशीकरण में बाधक हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन है, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या संवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, संवेदी संवेग के तत्वों या घटकों में शामिल नहीं होता है। संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों, जो हम सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा ये सब अनुभव करते हैं, यही संवेग में आते हैं, इमोशन में आते हैं। और जो तीन ऑप्शन है, दैहिक यानी कि शारीरिक परिवर्तन, या व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, या भावनाएं, ये शामिल संवेग में नहीं होते हैं।
सातवां प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, या मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, या मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, या ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चौथा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यही संज्ञानात्मक के क्षेत्र के सही क्रम है। आठवां प्रश्न है निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखा करिए कि नहीं है लिखा है या है। तो ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, या सहानुभूतिपूर्ण, या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, स्वेच्छाचारी। बाकी अच्छे शिक्षण में जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। नवा क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, हर्जबर्ग, मास्लो या स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। दोस्तों अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा 1964 में दिया गया था, जबकि अभिप्रेरणा का प्रयोजन सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा, दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, या सूचना प्रक्रियाकरण, या व्यवहार परिमार्जन। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, या रेखीय अभिक्रम, या शाखीय अभिक्रम, या तैयारी और अर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, कौशलों के स्थानांतरण से तात्पर्य कौशल के विकास से है, अर्थात कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। चौथा ऑप्शन है निगमन, या निगमन से आगमन भी लिखा होता तो वो ऑप्शन हो जाता। आपका आंसर इसका सही होगा चौथा, निगमन से आगमन या निगमन। ये क्या है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। बाकी सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये सब शिक्षण के सूत्र हैं। 13वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, या प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, योजना बनाना। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल 6 चरण होते हैं, योजना, पाठन, फीडबैक, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण और पुनर्फीडबैक। 14वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन है पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, या अन्वेषण। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, अवबोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। अवबोध मतलब समझने और सीखने की क्षमता। 15वां क्वेश्चन है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, या स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो तीनों में कौन सा सही है, 1 और 3, या 1 और 2, या 2 और 3, या 1, 2 और 3 यानी कि सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा यानी कि सभी। 16वां क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना, या स्पर्श संवेदना, या ध्वनि संवेदना, या प्रतिक्षण संवेदना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ध्वनि संवेदना। 17वां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ऑप्शन 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष,
या 5 से 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, प्रसंक्रियात्मक अवस्था पियाजे द्वारा स्थापित संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है, प्रसंप्रीत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष तक है और अंतर्दृश्य अवधि जो 4 से 7 वर्ष तक है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, या विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, या बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या काल्पनिक भय का अंत। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। 19 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन पहला यहाँ पर पावलो लिखा होना चाहिए था, पावलो, या बीने, या चोमस्की, या मास्लो। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, चोमस्की 20वीं सदी के महान भाषा वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। चोमस्की को जेनेरेटिक ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान के सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी माना जाता है, और ये मैसाचुसेट्स तकनीक संस्थान MIT में 1955 में नियुक्त हुए थे और वर्ष 1961 में इन्हें आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान के प्रोफेसर का पद दिया गया था। क्वेश्चन 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, या अधिगम के प्रयास एवं भूल, या संकेत अधिगम, या स्थान अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, E.L. थॉर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन 21, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिककरण, या 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तीसरा, गिरोह आयु सामान्यतः 8 से 10 वर्ष के आयु वर्ग को कहा जाता है, जिसे गैंग एज भी कहते हैं, जो बचपन से अधिक तथा किशोरावस्था से पूर्व की आयु होती है। दोस्तों फ्रायड ने बच्चों के इसी आयु को लेटेंसी पीरियड भी कहा है। इस गिरोह के जो गैंग एज के बच्चे होते हैं, उनकी रुचि परिवार माता पिता से बाहर अपने दोस्तों तथा साथियों की ओर होने लगती है, तथा एक समान रुचि के बच्चों का समूह एक साथ रहना पसंद करने लगते हैं। क्वेश्चन 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन औपचारिक संक्रियावस्था, या पूर्व संक्रियावस्था, या मूर्त संक्रियावस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो ऑप्शन इसका 22 का सही होगा तीसरा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसमें तीसरी अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है, जिसमें 7 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, या रुचि, या विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा तथा रुचि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में शामिल होते हैं, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप इसमें शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन 24, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन सहायतापरक व्यवहार, या प्राथमिक लक्ष्य, या मूल प्रवृत्ति, या आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहला, सहायतापरक व्यवहार। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति किसी संकट में उलझा हुआ होता है तो उसकी सहायता करने के लिए दूसरा व्यक्ति तुरंत चला जाता है, उसकी इच्छा उत्पन्न होती है कि उसकी सहायता करे। यही क्या है, सामाजिक मूल्यों में से आता है, यानी कि सहायतापरक व्यवहार यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 25, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन स्वतः शोध, या एल्गोरिदम, या मानसिक वृत्ति, या प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, स्वतः शोध। दोस्तों बता दें स्वतः शोध होता क्या है? स्वतः शोध अन्वेषण विधि के अंतर्गत
प्रशिक्षण में छात्रों द्वारा स्वयं ही समस्याओं के बारे में निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन 26 सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन है स्किनर या रॉस या एबिंगहास या एमएल बिग्गी। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा? तीसरा, एबिंगहास। एबिंगहास ने सीखने के लिए सक्रिय विधि को अधिक उपयोगी बताया। इसके लिए ये सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने को अधिक प्रभावी मानते थे। क्वेश्चन 27 निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम या अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो दोस्तों अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम यह तो अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है थॉर्नडाइक के। और कौन सा शामिल नहीं है? पहला, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यानी पहला यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा वर्ष 1904 में किया गया था। क्वेश्चन 29 क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ऑप्शन समीपस्थ अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो 29 का सही उत्तर होगा दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया था। इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित एक जीवन सिद्धांत है। क्वेश्चन 30 निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? नहीं है लिखा है तो इसमें ध्यान रखना होगा। ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो ये 2, 3, 4 ये सही है, यानी कि इसकी विशेषता है अधिगम की, लेकिन एक विशेषता नहीं है जो कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जबकि इसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अब जो नए वीडियो पड़े वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।